इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम 3% ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के 2 लीटर किसी बॉडी के अंदर डाल दें तो उसका इफेक्ट क्या नज़र आएगा। पहले हम नॉर्मल कंडीशन देखेंगे, सेकंड टेबल के अंदर हम उसका इफेक्ट देखेंगे। पहले जी हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि टोटल बॉडी वाटर जो है वो 42% होता है और 14% यानी कि उसका 20% जो है वो इसके अंदर होता है और 40% यानी कि 28 लीटर इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर होता है। कंसनट्रेशन जो है ऑस्मोलैरिटी बॉडी की, हम अगर इसे सेम कंसीडर करें 280 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ये हम लीटर के अंदर ले रहे हैं और ये है मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और यहाँ पे टोटल ऑस्मोल्स हमने देखनी है। 1 लीटर के लिए अगर 280 मिली ऑस्मोल्स है तो 14 लीटर के लिए हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास ये आंसर आएगा। बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह से कर देना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमने 3% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है और उसके 2 लीटर जो है हमने बॉडी के अंदर डाल दिए। अब पहले हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैयर कर लेते हैं। वो हम किस तरह से मैयर करते हैं, हम क्या करते हैं, मोल्स पहले मैयर करेंगे। जितने मोल्स होंगे उतने ही ऑस्मोल्स से प्रेशर लगेगा। तो मोल्स फाइंड करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे मैस, जो कि यहाँ पे 3 ग्राम होगा, और डिवाइड कर देंगे उसे इसके मोलर मैस पे। यहाँ पे 30 होगा, क्योंकि अगर ये 3% है इसका मतलब है कि 3 ग्राम जो है 100 ml के अंदर है और 30 ग्राम जो है वो 1000 ml के अंदर, या फिर हम इसे लीटर भी कह सकते हैं 30 ग्राम। तो यहाँ पे हम 30 ग्राम मैस लिखेंगे। मोलर मैस में पता है 58.5 होता है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं 0.153। ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, इतने मोल्स आ जाते हैं। तो यानी कि इतने ही मिली ऑस्मोल्स हम इसे कहेंगे। तो ये हमने मोल्स के अंदर फाइंड आउट किया। अगर हम इसे मिली ऑस्मोल्स के अंदर करें, ठीक है, मिली ऑस्मोल्स के लिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 153 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ये हमने फाइनल फाइंड कर लिया। लेकिन ये हमने फाइंड किया 1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए, क्योंकि हमने तो डाला है अब यहाँ पे 2 लीटर। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फॉर 2 लीटर, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 1026 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है। उसके बाद एज वी नो कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज हो जाता है। तो अगर एक जो सोडियम क्लोराइड है वो 2 के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये जो सारी हमने ऑस्मोलैरिटी 2 लीटर सोडियम क्लोराइड के लिए की, इसका मतलब है कि वो 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 4 सोडियम एंड क्लोराइड आइन, हम इसे क्या करेंगे, इस 1026 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2052, ठीक है। ये टोटल हमारे पास मिली ऑस्मोल्स पर लीटर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है। पर लीटर नहीं, 2 मिली ऑस्मोल्स टोटल, क्योंकि हमने लीटर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2052। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हम इसको फिल करते हैं। ये है आफ्टर एडिंग 2 लीटर्स ऑफ 3% सोडियम क्लोराइड इनटू द इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, या ब्लड के अंदर हमने डाला है। तो पहले 14 लीटर था, तो यहाँ पे 2 लीटर जब ऐड किया तो यहाँ पे 16 लीटर बन गया। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम हमने वही डाल देनी है, ये जैसे पहले था। उसके बाद जो है हमने टोटल को कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए इतना जो मिली ऑस्मोल्स हैं वो ऐड हमने किए हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो पहले जो 3926 था इसके अंदर हम प्लस कर देंगे इस 2052 को। जब हम प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाता है 5971, ठीक है। इसे पर्पल से लिखना था 5971। जब हमने इसको प्लस कर दिया इसके अंदर, ठीक है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जितनी ऑस्मोलैरिटी थी टोटल, उसको हमने इसके साथ जब ऐड कर दिया, जब जो हमने इसके अंदर सोल्यूशन डाला है, हमारे पास टोटल ये बन गई। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर अभी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल, और इसके अंदर चेंज भी नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ परमिएबल है वाटर के लिए, वो सोल्यूट के लिए परमिएबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि पहले था 7840, ये हमने पहले लिखा था। और ये टोटल जो होगा टोटल चेंज होगा। जब हम इसको इसके अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13811 मिली ऑस्मोल्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें कंसंट्रेशन का नहीं पता, तो कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले हमने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फाइंड किया था। तो अब इसमें से इस पर इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 16 नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 373, यानी कि इस टाइम पे हमारा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 373 बन चुकी है।
और ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे अभी जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाया, ठीक है, यहाँ पे नो इक्विलिब्रियम हम लिख देंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन हम नेक्स्ट वाले के अंदर करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली एक्चुअली ये क्लिनिकल कंडीशन के अंदर तो इस तरह से नहीं होता, क्योंकि हम ये तो नहीं करते बाल्टी भर के किसी के मुंह के अंदर 2 लीटर सलाइन सोल्यूशन डाल देते हैं, तो ऐसे कंडीशन नहीं होती। हम आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप के थ्रू उसके अंदर ये फ्लूइड डाल रहे होते हैं, तो साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, लेकिन फॉर थ्योरेटिकल पर्पस हमने इसे इस तरह से किया। अब सेकेंड वाली के अंदर भी बिल्कुल हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को शो करेंगे लीटर्स के अंदर, यहाँ पे कंसंट्रेशन को शो करेंगे मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के अंदर, और यहाँ पे टोटल शो करेंगे कितने मिली ऑस्मोल्स बॉडी के अंदर आए। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए, देन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड देन फाइनली टोटल बॉडी वाटर जो है वो कितना। अब पहले हम बात कर लेते हैं टोटल की। हमने इसके अंदर अब क्या करना है, हमें पता है टोटल जो ऑस्मोलैरिटी है वो हमारी बॉडी के अंदर इतनी है 13811 है, और हमारी बॉडी के अंदर वाटर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। आप देखिए जब 2 लीटर यहाँ पे ऐड हुआ तो टोटल बॉडी के अंदर भी तो चेंज होगा ना, यहाँ पे 42 की बजाय 44 आना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पर 44 को नीचे जब हम लिख देंगे 13811 डिवाइडेड बाई 44, तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका मतलब है कि पूरी बॉडी के अंदर वही होगा, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है, हमने ऑस्मोलैरिटी टोटल बॉडी के अंदर इक्विलिब्रेट करनी होती है। जैसे पहले 280 थी, अब भी जितनी भी बनेगी उतनी हमें करनी पड़ेगी। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 313.9, ठीक है, 313.9 मिली ऑस्मोल्स हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी कि यहाँ पे सारा तो यही रहना है, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो 313.9, यहाँ पे भी 313.9, तो एक तो हमारा कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हमने इस तरफ आ जाना है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट ने तो कहीं पे मूव करना ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले जैसे था 5971, यहाँ पे था 7840, और जैसे 13811 था, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेम रहना है। अब हमने वॉल्यूम का शिफ्ट आना है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम वॉल्यूम का शिफ्ट पढ़ रहे हैं कि हमने फ्लूइड डाला है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो किस तरह से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो वाटर है, सॉल्वेंट है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाएगा। मैं ग्राफ से भी थोड़ी देर में शो करूँगी, और ये मैंने पहले भी आपको ग्राफ ड्रा करवाया हुआ है जहाँ पे मैंने हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला था। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे भी वही हो रही है। ऑस्मोलैरिटी भी हमें इंक्रीज़ नज़र आ रही है, हमारी इनिशियल ऑस्मोलैरिटी जो थी वो 11,760 थी, और यहाँ पे हमारी ऑस्मोलैरिटी देखिए बढ़ के 13,811 बन चुकी है। तो ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ी है, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी इंक्रीज़ नज़र आएगा। अब हम कैसे इनको करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने इनिशियली मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड किया था, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 5971 को ऊपर और डिवाइड इससे कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19.2। देखिए पहले जब हमने इनिशियली डाला था तो 16 लीटर था बना, पहले 14 लीटर था, हमने 2 लीटर डाला तो यहाँ पे 16 बन गया। लेकिन क्योंकि हमने हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन डाला है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और वाटर जो है वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, तो वाटर इसकी तरफ मूव करेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये 28 थी, और ये 28 से 24.98, या हम इसे 24 भी कह सकते हैं, उतनी हो जाएगी। टोटल बॉडी वाटर ने, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर 2 लीटर ही डाला है, तो इसने 44 ही रहना होता है। तो ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन आ गई। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमने पहले भी ड्रॉ किया था, लेकिन हम यहाँ पे अब दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि इनिशियली हमारे पास कंडीशन क्या थी, यहाँ पर ये हमारे पास था इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और साथ में यहाँ पर हमारे पास था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। हमने यहाँ पे जब इनिशियली फ्लूइड डाला तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी वैल्यू जो थी, एक तो हमने हाइपरटोनिक डाला, इस तरफ हम ले रहे हैं ऑस्मोलैरिटी और इस तरफ हम ले रहे हैं वॉल्यूम को। तो यहाँ पे क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन था तो ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ेगी, और क्योंकि हमने 2 लीटर्स डाले हैं तो यहाँ पे भी 2 लीटर हमें बढ़ के नज़र आ जाएंगे, 2 लीटर हमें नज़र आ गए, ठीक है। ये हो जाएगा। ये थी हमारी इनिशियल कंडीशन जो कि हमने सेकंड टेबल के अंदर दिखाई थी कि जब हमने फ़ौरन 2 लीटर्स डाले हैं तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसने यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाकर
373 तक कर दिया था, मतलब पहले इनिशियली 280 थी, उसको 373 तक कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो हमने इक्विलिब्रेट करना होता है सारे में। तो यहाँ से वाटर जब इस तरफ मूव करेगा तो फिर क्या होगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी भी थोड़ी कम होगी। मैं इसे रेड कलर से शो कर देती हूँ, बल्कि मैं इसे पर्पल से शो करूँगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से वाटर जो है आउटसाइड मूव कर रहा है। और इसकी ऑस्मोलैरिटी भी जितनी पहले थी, अगर इसकी पहले ऑस्मोलैरिटी हमने 373 बताई थी, तो वो डिक्रीज़ होकर 313 तक आ जाएगी। ये भी 313 बन जाएगा और इधर भी 313 बन जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि वाटर इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, वॉल्यूम मज़ीद बढ़ जाएगा। पहले जो है हमने यहाँ पे 2 लीटर्स बढ़ाए थे, लेकिन एक्चुअली अब मज़ीद कितने बढ़ गए हैं, 3 लीटर्स तकरीबन और यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। 3 लीटर यहाँ से, यानी कि यहाँ से 3 लीटर जो है वो मूव करके वहाँ पे आ गया। इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और इस चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी भी टोटल बड़ी है, पहले ऑस्मोलैरिटी का लेवल ये था, टोटल मतलब अगर हम पहले क्योंकि पहले 280 था तो ये बढ़कर 313.9 तक चला गया। तो ऑस्मोलैरिटी भी बड़ी है और वॉल्यूम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कम हुआ है और इसका बहुत ज़्यादा हो गया। इसका थोड़ा मतलब अगर इसका 3 लीटर कम हुआ है तो इसका 5 लीटर बढ़ी है, मतलब कि पूरी बॉडी का वाटर भी ज़्यादा हो गया। तो हम इसे बोलेंगे हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन। और क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के लिए है तो हम इसे हाइपर नाइट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। अब हम क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू फ्लूइड वॉल्यूम को देखने लगे हैं। हमें पता है कि सोडियम की नॉर्मल जो अमाउंट होती है वो 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। अगर इससे अमाउंट कम हो जाएगी तो इसे हम बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और अगर इससे अमाउंट 142 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाएगी तो इसे हम बोलेंगे हाइपर नेट्रीमिया। अब हम पहले देखने लगे हैं हाइपोनेट्रीमिया को। हाइपोनेट्रीमिया भी 2 तरह का होता है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन एंड हाइपोनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन। तो हम पहले देखने लगे हैं हाइपोनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ हाइपोनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या है, हाइपोनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन का कॉज क्या है। तो इसके अंदर एक तो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, यानी कि सोडियम का लॉस हो रहा है, दूसरा डिहाइड्रेशन। मतलब कि इसकी कंडीशन हमें पता चल रही होंगी आपको कि वॉमिटिंग हुई है, अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, अगर डायरिया हो रहा है तो डायरी की वजह से भी वाटर साथ में सॉल्ट लॉस होगा। अगर पर्सन डायूरेटिक्स को यूज़ कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से भी ये कंडीशन बन सकती है। या फिर यहाँ पे जो है सोडियम वेस्टिंग किडनी डिजीज़ हो गई है, सोडियम वेस्टिंग किडनी डिजीज़, जिसके अंदर सोडियम किडनी से लॉस हो जाता है। वो कंडीशन क्या है, एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ के अंदर एल्डोस्टेरॉन जो होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब एल्डोस्टेरॉन हमें पता है कि सोडियम सीविंग हार्मोन है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो जब ये कम होगा तो मतलब सोडियम का लॉस हो जाएगा, और सोडियम के पीछे पीछे तो पानी ने भी साथ में जाना होता है। तो इसका मतलब है कि एक तो सोडियम का लॉस होगा यहाँ पे, और दूसरा जो है यहाँ पे वाटर का भी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपोनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन, क्योंकि सोडियम का लॉस भी हो रहा है, साथ में वाटर का लॉस भी हो रहा है। तो इसके कॉज हमने यहाँ पे ये देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं हाइपरनेट्रीमिया, ये था हाइपोनेट्रीमिया, और हम देख रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपो ही देख रहे हैं, हाइपोनेट्रीमिया विद, पहले हमने डिहाइड्रेशन देखा था, अब हम ओवर हाइड्रेशन, यानी कि अब हम ये वाली चीज़ देखने लगे। पहले हमने देखा हाइपोनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन, उसे कॉज देख लिए। पहले हम कॉज देखेंगे, देन हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम देख रहे हैं हाइपोनेट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन। तो इसका कॉज ये हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इसका ADH, ठीक है। ADH जो है हमें पता है कि वाटर को प्रिजर्व करता है। वाटर जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एज़ कम्पेयर टू वाटर हम कहना शुरू हो जाएंगे कि सोडियम का लेवल उसमें कम हो गया। तो हाइपोनेट्रीमिया, एक्चुअली सोडियम का लेवल कम नहीं होता, वाटर क्योंकि ज़्यादा हो गया है, वाटर ज़्यादा प्रिजर्व हो गया है। ADH का लेवल बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ डिजीज़ के अंदर ADH का लेवल, तो ADH बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है।
जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो एज़ कम्पेयर टू वाटर सोडियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो सोडियम का लेवल कम हो गया यानी कि हाइपोनेट्रीमिया हो गया, और वाटर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हम करें, रीअब्जॉर्ब, तो यहाँ पे ओवर हाइड्रेशन हो गई। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन। अब हम देखते हैं इसके कंसिक्वेंसेस, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया होने के नताइज हमें क्या क्या नज़र आते हैं। कंसिक्वेंसेस को हम देखने लगे हैं। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत सारे टिश्यूज़ पर होता है, और स्पेशली इसका इफ़ेक्ट जो है वो ब्रेन के ऊपर होता है। ब्रेन के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसे हर टाइम सोडियम और जो सारे आयंस है, पोटेशियम आयंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस ब्रेन पर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, ब्रेन के अंदर एडीमा नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर तो इसका लेवल 115 से 120 मिली मोल्स पर लीटर तक हो तो ये बहुत ज़्यादा सवेयर कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर जो है हमें सीजर्स, कोमा, ब्रेन डैमेज और ये सारे डेथ तक बात पहुंच जाती है। तो यहाँ पे हमें सीजर्स, कोमा, ब्रेन डैमेज और डेथ वाले सिम्टम्स आते हैं। और अगर इससे कम हो, मतलब कि मतलब इतनी ज़्यादा कम ना गिरी हो, 115 to 120 से ज़्यादा अमाउंट हो, मतलब इतना ज़्यादा हाइपोनेट्रीमिया ना हुआ हो, तो इस कंडीशन के अंदर हमें हेडेक होता है, न्यूजिया फील होता है, लेथार्जी और डिसोरिएंटेशन होती है। अब डिसोरिएंटेशन का मतलब है कि हमारे जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं नॉर्मली चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ये तो था कि अगर रैपिड चेंज है, मतलब कि रैपिड जो है हाइपोनेट्रीमिया बॉडी के अंदर डिवेलप हो। हाइपोनेट्रीमिया रैपिड कैसे डिवेलप होगा कि हमने बहुत ज़्यादा जो है कोई इस तरह की ड्रिप लगवा ली है जिसके अंदर जो था सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम था, और 3-4 लीटर जो हमने उसकी ड्रिप लगवा ली है, तो उससे जो होगा ये कंडीशन डिवेलप हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में अगर ये स्लोली हम मतलब हाइपोनेट्रीमिया डिवेलप करने लगे तो उसके अंदर ब्रेन जो है एक कंपनसेटरी सिस्टम चलाता है जिसके अंदर वो यानी कि एडीमा डेवलप करने की बजाय, नॉर्मल तो ये होगा कि अगर सेल के बाहर हाइपोनेट्रीमिया हो गया, यानी कि क्योंकि ये सब हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे होते हैं। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम का लेवल कम, तो जब वहाँ पे सोडियम का लेवल कम होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर एडीमा काज करवाएगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर वो एडीमा, ब्रेन के अंदर एडीमा कॉज हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। आपको पता है कि स्कल ने उसको प्रोटेक्ट किया होता है ऊपर से, और 10% से ज़्यादा वो इनलार्ज अपना साइज़ नहीं कर पाता। तो जब ये नहीं इनलार्ज कर पाता तो वो स्कल के साथ जब टकराता है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होती है और ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ब्रेन जो है कंपनसेटरी सिस्टम चलाता है जिसके अंदर वो अपने सेल से बाहर पोटाशियम, सोडियम, इसके अलावा ऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं उनको, और ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट, इसको बाहर रिलीज़ करा देता है। अब ये चीज़ें बाहर रिलीज़ हो जाती हैं, इसका मतलब है कि बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी कम हुई है, हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो गया, वो थोड़ा कंपनसेशन ही कर देते हैं। अब ये कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर अगर हम इसको, अगर वो पेशेंट आए हमारे पास और ये कंडीशन कंपनसेटरी सिस्टम उसके अंदर डेवलप हुआ है, और अगर हम उसको अचानक से जो है हाइपर नाइट्रीमिक यानी कि नॉर्मल करने की कोशिश करें, हम उसको सलाइन क्या कह रही हूँ, अगर हम उसे हाइपरटोनिक सोडियम सोल्यूशन जल्दी से लगा दें, उसकी ड्रिप लगा दें, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो सकती है। क्योंकि ये आयन जो सेल ने, ये असल में सेल के ये आयंस थे, और ये जो ग्लूटामेट था सेल का था, उसने बाहर ये डाले हुए थे। तो अगर हम वहाँ पे ये करेंगे तो ये चीज़ें हमारी लॉस हो जाएंगी, सेल इसको इतने कम टाइम के अंदर अपने अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं करवा पाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि सेल के अंदर डीमाइलिनेशन हो जाती है। ठीक है, डीमाइलिनेशन, और क्योंकि ये ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से हुआ है तो हम इसे ऑस्मोटिक मीडिएटेड डीमाइलिनेशन कहेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक मीडिएटेड डीमाइलिनेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम यूँ इस हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन को क्योर करने लगते हैं तो हम इसे आहिस्ता आहिस्ता क्योर करते हैं। हम कैसे करते हैं, हम तकरीबन 10 to 12 मिली मोल्स पर लीटर जो है वो 24 आवर्स के अंदर इसको करेक्ट करते हैं कि इतना इंक्रीज़ हम करवाते हैं हाइपोनेट्रीमिया के अंदर नॉर्मल की तरफ ले जाते हुए। या फिर अगर हम 48 आवर्स के अंदर कहें तो हम यहाँ पे तकरीबन जो है 80 मिली मोल पर लीटर इंक्रीज। सेकेंड, हम यहाँ पे देखने लगे हैं हाइपरनेट्रीमिया। हमने हाइपोनेट्रीमिया पहले देखा, अब हम हाइपरनाइट्रीमिया देखने लगे हैं। जैसे कि वो थी विद डिहाइड्रेशन, विद ओवर हाइड्रेशन, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगी। पहले हम देखते हैं हाइपरनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन, देन हम देखेंगे हाइपरनेट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि जब भी हम हाइपरनेट्रीमिया को देखते हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स ये कन्फ्यूजन होती है, मुझे अक्सर होती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने हाइपरनेट्रीमिया हम देखते हैं तो हाइपरनेट्रीमिया से हमारे दिमाग में आता है कि या तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो रहा होगा, एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो सोडियम को अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, ठीक है, या तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा एडीएच का लेवल कम हो रहा होगा। एडीएच का लेवल कम होने से वाटर जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, वाटर कम बॉडी के अंदर रहेगा तो एज़ कम्पेयर टू मतलब बॉडी जो है इसमें हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगी, वाटर कम होगा तो सोडियम उसके मुकाबले में ज़्यादा नज़र आएगा तो हम इसे हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। लेकिन इन दोनों में से हमने एक चीज़ को सिलेक्ट करना है, हम किसकी बेस पर सिलेक्ट करेंगे, इस डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन के बेस पर। क्योंकि आप ये देखें अगर बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होगा, वो सोडियम को ज़्यादा प्रिजर्व कर रहा होगा, तो जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा साथ साथ वाटर भी उसके पीछे आता है, तो एल्डोस्टेरॉन का अगर लेवल ज़्यादा होगा तो साथ में डिहाइड्रेशन कभी नहीं हो सकती, साथ में ओवर हाइड्रेशन हमें नज़र आएगी। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, इसको हम इसको यहाँ पर ओवर हाइड्रेशन के अंदर ले आएंगे। और अगर एडीएच का लेवल बॉडी के अंदर कम है तो ज़ाहिरी बात है वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और इस वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है और हाइपरनेट्रीमिया भी डेवलप हो गया। तो यहाँ पे एडीएच का लेवल कम होगा और यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम होगा। अब यहाँ पे भी दो टाइप्स आ जाती हैं, या तो बॉडी के अंदर एडीएच का लेवल कम हो या फिर जो है जो इररिस्पॉन्सिव हो जाए, मतलब कि रिस्पॉन्स ना दे रही हो किडनी टू द एडीएच हार्मोन। तो एक कंडीशन आ गई कि एडीएच का लेवल कम है और दूसरी कंडीशन आ गई कि किडनी इज़ इररिस्पॉन्सिव टू या कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एडीएच, ठीक है। अब वो वाली कंडीशन जिसके अंदर एडीएच कम हो गया इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, सेंट्रल डायबिटीज़ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस वो वाली कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसके अंदर इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ज़ाहिर सी बात है जब हाइपरनेट्रीमिया और साथ में डिहाइड्रेशन भी हुई है तो थर्स्ट वाली फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सेकेंड वाली कंडीशन देख लेते हैं जिसमें किडनी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती एडीएच को, इसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये चीज़ आपने याद रखी। उसके बाद ओवर हाइड्रेशन की तरफ आ जाते हैं, बल्कि ओवर हाइड्रेशन को देखने से पहले हम और कॉजेज़ भी देख लेते हैं। एक तो कॉज एडीएच वाला था, इसके अलावा डिहाइड्रेशन और हाइपरनेट्रीमिया किस तरह से हो रहा है, हो सकता है एक्सेसिव स्वेटिंग। एक तो होती है नॉर्मल स्वेटिंग, नॉर्मल स्वेटिंग जो है वो आइसोटोनिक होती है, आइसोस्मोटिक होती है जितना बॉडी का फ्लूइड होता है, ठीक है, मतलब बॉडी फ्लूइड ही जो है आइसोस्मोटिक होती है बॉडी फ्लूइड के। तो इसके अंदर हमें जो है ऑस्मोलाइटी का कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा होता, कोई हाइपरनेट्रीमिया डेवलप नहीं हो रहा होता, क्योंकि जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड और सोडियम कंसनट्रेशन है उतना ही जो है स्वेटिंग के थ्रू जो है बाहर निकल रहा होता है। लेकिन जब एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है तो ये इतनी तेज़ी से ये प्रोसेस हो रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वेट होता है उसके अंदर पानी होता है, सोल्यूट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम वाटर को ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं और सोल्यूट जो है वो अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा अब एक्सेसिव स्वेटिंग कब होती है, जब बंदा बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो उस वाली कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे हम हैवी एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। या फिर एक पर्सन का जो फ्लूइड इनटेक है वो उतना नहीं हो रहा जितना उसका फ्लूइड आउटपुट हो रही है, वही एक्सेसिव स्वेटिंग। तो मेन हम इसे एक्सेसिव स्वेटिंग भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम है उस पर्सन का, फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा। तो ये और रीज़न भी यहाँ पे भी। उसके बाद ओवर हाइड्रेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि इसके अंदर हमारे जैसे ओवर हाइड्रेशन है तो मतलब कि एल्डोस्टेरॉन का लेवल इसके अंदर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा और साथ साथ पानी को भी खींच के रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो है हम हाइपरनेट्रीमिया के कंसीक्वेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। इसके कंसीक्वेंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते जितने के हाइपोनेट्रीमिया के थे। अब इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होता है तो फ़ौरन से पहले मतलब एल्डोस्टेरॉन के लेवल के इंक्रीज़ की वजह से अगर यूँ हो, मतलब एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हुआ और बॉडी के अंदर जो है हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हो गया विद ओवर हाइड्रेशन, तो बॉडी फ़ौरन से पहले क्या है हमारे थर्स्ट मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है, थर्स्ट मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देती है और साथ में एडीएच के लेवल को भी बढ़ा देती है। अगर बॉडी में एडीएच का लेवल कम है
उसकी वजह से हो रहा है, तो एडीएच का लेवल बढ़ा देगी और साथ में जो है थर्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो थर्स्ट को बढ़ा देगी। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है जिसमें हाइपोथैलेमिक लीगन हुई है, यानी कि वो पर्सन एडीएच का लेवल इंक्रीज़ नहीं करवा सकता, या फिर उसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हुई है, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, यानी कि एडीएच हम सेक्रीट नहीं करवा सकते, या फिर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसमें किडनी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाती एडीएच को, वो वाली कंडीशन है, या फिर वो पर्सन अभी छोटा है, इन्फेंट है, वो पानी नहीं पी सकता खुद ब खुद ज़्यादा, तो उसके अंदर ये कंडीशन आ सकती है। या फिर एक पर्सन है जो कि मेंटली डिसेबल है और उसका माइंड सही से काम नहीं कर रहा, तो वो ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। तो ऐसे पर्सनस के अंदर इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। अब ये जो हाइपरनेट्रीमिया है ये बहुत ज़्यादा कम होता है ये। अब इसका रीज़न ये तो मैंने बता दिया कि फ़ौरन से इसकी हो जाती है कि इसको ठीक करने के लिए चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ जैसे हमने वहाँ हाइपोनेट्रीमिया के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज़्म देखा था, यहाँ पे भी कंपनसेटरी मैकेनिज़्म चलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड बाहर नहीं आता सेल के, और ये जो एडीमा होता है जिसे हम कहते हैं पिटिंग एडीमा, वो पिटिंग एडीमा इसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म भी इसके अंदर चलता है। इस वजह से अगर हमने इसकी ट्रीटमेंट भी करनी है तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हम वही करेंगे कि हम इसकी ट्रीटमेंट स्लोली करेंगे। हम यहाँ पे अगर हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता से देंगे, जैसे हमने पहले किया था 10 to 12 मिलीमोल पर लीटर जो है 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर हम दे रहे थे। तो बिल्कुल वैसे ही काम जो है हम यहाँ पर भी करें।